बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा मोहतरम सलीम बुखारी साहब, मोहतरम पीजे मीर साहब और मोहतरम जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले कि हम अहम ख़बरों की तरफ जाएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें, मैं एक बात आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो फवाद चौधरी का ये कहना है कि महंगाई के साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफ़ा हुआ है। दूसरी एक रिपोर्ट आई है दुनिया में जमहूरियत के बारे में कि दुनिया भर में जमहूरियत ज़वाल पजीर है। ये बहुत अहम एक ऑब्ज़र्वेशन है एक तहकीकाती इदारे की तरफ से, और इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बदकिस्मती से फिर हम इसमें 104 नंबर पे 104 पे हैं, और हमारे से ऊपर जो भारत है वो 46वें नंबर पे 46 नंबर पे। अब मसला ये है कि दुनिया की 1/3 जो आबादी है वो डिक्टेटर्स के कंट्रोल में है। आई डोंट नो क्यों है, कैसे है, और हम कहाँ हैं, इन बिटवीन है। जी वही साहब, आज की खबरें क्या हैं जिस पे आप बात करना पसंद करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट हुई है दोबारा से चाहे वो 27 फरवरी के मार्च से पीपल पार्टी की है और पीडीएम के मार्च से 23 मार्च से जो पीडीएम का मार्च है उसकी है, जो मुलाकातें लाहौर में हुई हैं, लाहौर हैज़ बिकम ए पॉलिटिकल हब ऑल ओवर अगेन। इस पर ज़रूर बात करेंगे। ये जी आज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्रीज़ को अवॉर्ड किए हैं लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ नहीं किया बिकॉज इट हैड फेल्ड। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैज़ एडमिटेड कि दैट सम ऑफ द मिनिस्ट्रीज हैव फेल्ड। जी जावेद, मेरे ख्याल हमें देखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने जो चीनी दानश्वरों को इंटरव्यू दिया है उस पर भी देखनी चाहिए, जिस पे अमेरिका के बारे में तो बहुत क्लियर बात कर दी है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे मुखालफ ही चला और चीन हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा। तो इसको भी देखना चाहिए ज़रा। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर का रवैया है अमेरिका के बारे में, मैं इसका बहुत मोतरफ हूँ। अगर जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ करता हूँ और जिस तरीके से बैड गवर्नेंस उन्होंने की है इस मुल्क में, वो तो कमाल की बैड गवर्नेंस की है, लेकिन अमेरिका के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की आवाज़ है। और ये हकीकत मानना, और ये हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ये तस्लीम करना कि हम इस्तेमाल हुए हैं, ये वो एडमिशन है जो हम 1980 से चीख रहे थे, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, हम एक रियासत को तोड़ने में, नाकाम करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई साहब, लोग वियतनाम की वार की शिकस्त का बदला लेने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान थे वो उसकी बात के कई आने को तैयार नहीं थे, और जो लोग ऐसी बातें करते थे उनको मुल्क दुश्मन, शर पसंद, न जाने क्या क्या कहते हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन के बाद उनका ख्याल था कि अमेरिका का रवैया इस खिते में चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। आई एम ग्रेटफुल टू यू प्राइम मिनिस्टर, ये आपने जो तस्लीम किया, काश आप अपनी फ़ॉरेन जो पॉलिसी बनाने वाले लोग उनको बता सके, और मोहित यूसुफ को भी अकेले बुलाएं किस दिन आपने 101 में, और मोहित यूसुफ को भी ये जो आपकी सोच है, जो आपकी फ़िक्र है, जो हकीकत में मबनी है, उसके साथ शेयर करें। जी बुखारी साहब, मेरा ख्याल है सीक्वेंस वाइज चलते हैं। जो पहला मौजू हमने डिस्कस किया था आज, I'm sorry, I apologize. No, it's all right. It's all right. Actually, I was inspired by the Prime Minister's statement. You were carried away. You got carried away. I was carried away. ठीक है, no. अच्छा, कई दफ़ा तारीफ करनी चाहिए। ठीक। देखिए जनाब, दो बयान आज सियासी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, मरियम नवाज़ ने अदालत के बाहर जो कुछ कहा है, और दूसरा मुल्तान में जलसे के दौरान खिताब करते हुए जो बिलावल साहब बोले हैं। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो एक नया रुख इख्तियार करती नज़र आ रही है। ख़ास तौर से जो दो डेडलाइंस दी गई हैं हुकूमत को, एक 27 फरवरी का मार्च है और दूसरा 23 मार्च का मार्च है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक पीडीएम का है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसके लिए उनको टेम्पो तो बढ़ाना है, इसको हाइप तो देनी है, और हाइप के हवाले से मरियम नवाज़ ने आज बहुत बातें की हैं। उनका एक तो ये एक ऐसी गाड़ी है अब पीटीआई की जिसके ऊपर से सवारियाँ अब उतरनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो फैसल वाडा का हवाला है। हालांकि फैसल वाडा के जाने में ना अपोजिशन का कोई कमाल है
और ना ही इमरान खान साहब का कोई कमाल है, इसलिए कि उन्होंने तो उसको बचाने की बेपनाह कोशिश की, MNA से सेंटर बना दिया, लेकिन बिलाखिर वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वो जो बैठ के टॉक शोज़ के अंदर मिलिट्री बूट लेके बैठते थे और पता नहीं क्या क्या हरकत उन्होंने फरमाई हैं, अल्टीमेटली उसका नतीजा उन्हें मिल गया है। तो एक तो मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि जी अब आहिस्ता आहिस्ता जो सवारियाँ हैं वो उतरनी शुरू हो जाएंगी। आपको याद होगा इससे पहले शायद खकान अब्बासी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 20 से ज़्यादा MNAs जो हैं PTI के वो हमसे रब्ते में हैं। तो ये एक तो ये पार्ट है। दूसरा है बिलावल यकीनी तौर पे चूँकि बहुत बड़ी हाइप जो है उन्होंने क्रिएट की हुई है 27 फरवरी के मार्च के हवाले से कि वो कराची से लेके चलेंगे और फिर वो इस्लामाबाद अल्टीमेटली पहुँचेंगे। वो तैयारियों के, मैं समझता हूँ कि ये तैयारियों का हिस्सा है उसकी कि वो मुख्तलिफ़ शहरों में ख़िताब कर रहे हैं। जो जलसे उन्होंने अब तक किए हैं 3 का अहवाल तो आपने ख़ुद भी TV स्क्रीन पर देखा होगा। उनके जलसे शिरकत के एतबार से, एंथुसियाज़म के एतबार से, जोश व जज्बे के एतबार से भरपूर जलसे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि वो मार्च की डेडलाइन के करीब कितना मोबिलाइज़ कर सकते हैं लोगों को और कितना बड़ा रश लेके जाएंगे। लेकिन 2 बातें तय हैं, ये जो सब कुछ बिल्डअप हो रहा है, जैसा मैंने हवाला दिया पहले इब्तिदा में कि जो लाहौर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का हब बना हुआ था, इससे हुकूमत और ख़ास तौर से इमरान खान साहब परेशान हैं कि नहीं, ये गेज करने के लिए उनकी 2 पिछली तकरीरें आप सुन लें। एक उन्होंने आज की, एक उन्होंने कल की थी। जो फैसलाबाद में तकरीर थी वहाँ से शुरू हो जाएं। गुस्से में लग रहे हैं, बहुत नाराज़ हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़। वही रेटरिक जो उन्होंने पहले दिन कंटेनर पर खड़े होकर शुरू किया था, वही फिर नए सिरे से। बुखारी साहब अगर मैं आपसे इख्तिलाफ करूँ तो इजाज़त है, आपको कोई बिल्डअप नहीं हो रहा। नवंबर में तब्दीली के हवाले से बात करके वज़ीर आज़म ने एक बहुत ज़बरदस्त कार्ड खेला। उस कार्ड खेलने के बाद ये सारे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे और ये जो कुछ भी है ये सियासी मुहिम है और तमाम सियासी पार्टियों की तैयारी है 2023 के इंतखाबात की। जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, रैलीज निकालेंगे, लोगों को अपने साथ शामिल करेंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कुछ नहीं होगा, बिकॉज वज़ीर आज़म ने ये कह के कि वो नवंबर में जो होगा वो नवंबर में बताऊंगा। वो कार्ड एक सर्टिफिकेट कल इमरान खान साहब ने कम दिया है, एक मेरे ख्याल से खान साहब को भी मिलना चाहिए। PTI के तो बहुत बुरे हालात हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जैसा मैंने कहा नाराज़ भी हैं, लेकिन गुस्से में भी हैं और ये कह रहे हैं आराम से बैठो जी, कुछ नहीं होना। सो ही इज अ ग्रेटर लॉयलिस्ट ऑफ इमरान खान, दैट इज ओन पार्टी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी। यू नो, पॉलिटिक्स एक खेल है टाइमिंग की और सही वक्त पे करने की। ये बात कह के कि नवंबर का फैसला मैं करूंगा, तो उस नवंबर के फैसले से प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए भी एक फ़िज़ा पैदा की और मियां नवाज शरीफ के लिए भी एक रास्ता निकाला कि अगर प्राइम मिनिस्टर एक दोस्त को जो कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे अगर एक्सटेंशन उनको दे देते हैं, एक तो उनको फ़ायदा होगा प्राइम मिनिस्टर को, और दूसरा नवाज शरीफ जिस दोस्त को नहीं चाहते बावजूद वो भी रास्ते से हट जाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड मूव, मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। नहीं, आपने बड़ी एक अच्छी बात की, सॉरी सर। नहीं आप कि सियासत खेल है और टाइमिंग का। अच्छा, इधर मैं आपके साथ एग्री करूंगा। जब PDM अपने जोबन पे थी, इकट्ठे थे, दैट वाज द टाइम। अगर ये इकट्ठे रह जाते तो उस वक्त लॉन्ग मार्च करते, नो कॉन्फिडेंस करते, कुछ भी करते, तो उसकी कोई ना कोई रास्ता निकल आना था। अगर आज की तारीख में देखें तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप मुलाकातें भी कर रहे हैं और मुलाकातों के जवाब में आपको ये मिल रहा है कि हम तो उनके साथ नहीं है, रियासत के साथ हैं। दूसरी मुलाकात में उसी तनख्वाह पे वो लोग काम करना चाह रहे हैं। काफ लीग को देखें तो माजी में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के दौर में जिस लेवल की गवर्नेंस थी, बिजली नहीं थी, जो हालात थे, तो तब उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो आज भी उन्होंने बात कर दी रियासत की, और MQM से ज़्यादा इत्तेहाद में चलने वाली जमात कोई भी नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इमरान खान से बड़ा इत्तेहादी भी कोई नहीं है। इससे अच्छा इत्तेहादी इन इत्तेहादियों को नहीं मिलेगा। एक सेकंड, तारक बशीर चीमे से लेकर मोनस सलाई तक तमाम पार्टियां मिलके इमरान खान की ऐसी की तैसी, लेकिन इवेंचुअली ये वाहिद इमरान खान है जो आगे से कुछ भी नहीं करता। ये लोग किसी और पार्टी में होते तो इनको लाग समझ जाती, तो इसलिए ये इसी तनख्वाह पे सारे नौकरी करेंगे। देखें, नंबर 1
या तो हमें कोई ऑपोजिशन नज़र आए, आप ऑपोजिशन को अगर आप गेज करते हैं, ये ऑपोजिशन एक अनहोली अलायंस है। ये जितने भी बैठे हैं इनके अपने अपने नज़रियात हैं, इस वक्त बिल्कुल इकट्ठे हैं बिकॉज इनके पास एक टारगेटेड पार्टी है। आप जिस वक्त लेट्स फॉर आर्ग्यूमेंट से कि पावर में आ जाते हैं, इनकी इन फाइटिंग अपनी शुरू हो जानी है। ये पुराना जो आपका चला है, ये गवर्नमेंट के अंदर दोनों नहीं चल सके, ऑपोजिशन में कैसे चल जाएंगे? ये एक बात ये। दूसरी बात ये है कि आपके पास क्या मंजन है जो आपने बेचना है और इसने बेचना है या किसी और पीडीएम ने बेचना है। एक्सेप्टेड कि हमारे पास इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक्सेप्टेड महंगाई है, एक्सेप्टेड हर किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर अगर आपने ये करना ही है, ये एक्सरसाइज लगानी है, तो आप असेंबली में जाके नो कॉन्फिडेंस करें। मरियम कह रही हैं कि मियाँ साहब ने कहा है कि ही इज़ नॉट इन फेवर कि नो कॉन्फिडेंस दिया जाए, फिर साथ कहा है कि मुझे गो हेड भी दे दिया गया है। नवाज शरीफ इज़ प्लेइंग द राइट पॉलिटिक्स। आप बिल्कुल इन पर प्रेशर डालें, आपका हक बनता है, आप बिल्कुल इस पर प्रेशर डालेंगे और फिर आप कहीं आगे जाएंगे। लेकिन ये प्रेशर इज़ नाइदर हेयर और देयर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट को आज ख़त्म कर दो, देन गिव मी अ प्रॉमिस, पेट्रोल सस्ता है, हर चीज़ आपकी सस्ती हो जाती है, एंड देयर इज अ यू टर्न। ये करना नहीं चाहते ना, इन्होंने करना नहीं है। यही बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक लाइन कि प्रॉब्लम क्या है कि ये तमाम की तमाम हमारे इस वक्त जो भी लीडरशिप है उनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने लास्ट बात अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं और अपने अपनी रेलेवेंस के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट्स इट। जब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन जो बात बिलावल कहता है वो कहता है सेलेक्टेड नालायक और नाअहल हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, और अब अवामी मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंच के साथ लेंगे। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, जरा नाराज ना हो, ऐसे मत करो मुझे। किस्मती है इसलिए कि आज तक किसी फोरम पे सिंध की हुकूमत की बैड गवर्नेंस की डिस्कशन नहीं हुई। भाई ये क्या, उनको एक पंचिंग पैड मिला हुआ है और भाई मैं उसको पंचिंग पैड। जब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू आई एम गोइंग ऑन अ ब्रेक, फॉर गॉड सेक। इतना तो तावन कीजिए कि एक आदमी जो ब्रेक पे जा रहा है उसको आप भला जो मर्जी बाद में कहें, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाने से पहले एक लाइन देनी है, उसके बाद मुझे वापस आना है। वो ये लाइन है कि वो ये कहते हैं अवाम का हाथ आपके गिरबान तक पहुँच गया है, मरीम नवाज़ ने कहा है, तो कमर कस लिए, अब हुक्मरानों पर अदम इत्माद होगा, ये हमजा शहबाज ने कहा है। और ख़ुद मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला बुखारी साहब से शुरू करेंगे। बुखारी साहब इस दौरान कुछ लिख रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या लिख रहे थे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख़वातीन-हज़रात। गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान के सियासी मामलात पर, देखें क्या होता है। और मुझे तो आज ये दुख हुआ कि जमहूरियत ज़वाल पजीर है, तो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा है तो मुझे कम दुख होना चाहिए, क्योंकि अब तो दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। चलिए जी बुखारी साहब। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जावेद साहब ने जो कमेंट किया था कि जी वो सिंध के ऊपर कभी कोई तनकीद ही नहीं हुई, और खुदा के वास्ते इस हुकूमत ने पूरे 3.5 साल में 2 ही तो काम किए हैं। एक सिंध पे कब्ज़ा करने की कोशिश में उनकी ऐसी की तैसी फेरी है, और दूसरी नाकामी ये या कमाल ये है कि उन्होंने अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो रेटरिक कंटेनर पर शुरू हुआ था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रहा, वो अभी तक चल रहा है और उसको नई हाइट्स पर पहुँचा रहे हैं। तो ये तो इसके ऊपर अगर पूरा प्रोग्राम किया जाए तब भी कम है। देखिए, हुकूमत ने इन 2 चीज़ों में इतना डीपली इन्वॉल्व हो गई कि उन्होंने ढंग का कोई काम करके नहीं दिया जो उनके नाम पर सिनेरियो रूप में लिखा जाए या उनके हुकूमत में होने का जवाब पेश किया जा सके। अब आप इसकी अगली मिसाल लीजिए, हज़रत साहब ने वो शहनशाह अकबर की तरह से अपने 10 रतन जो हैं, उसके तो 9 रतन थे, इनके 10 हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए हैं मेरिट्स के ऊपर कि उन्होंने बहुत कमाल कर दी है। मैं उस पर तो नहीं जाता क्योंकि मेरी रिजर्वेशन उसके ऊपर भी हैं, क्योंकि जो वज़ीर हटाए गए थे दोबारा लगाए गए, तीसरी दफ़ा लगाए गए, नाकाम हुए, उनके भी नाम शामिल है उस लिस्ट में। असद उमर उसकी एक मिसाल है। मुझे शिकायत ये है कि जो बाकी के 9 रतन जो और रतन थे उनको इग्नोर क्यों किया है। वज़ीर ख़ारजा गायब, आप बताइए, कोई छोटा वज़ीर है वो
वो कहते हैं उन्होंने दुनिया में आइसोलेशन ख़त्म कर दी है। इमरान खान जो है पूरी दुनिया उसको लीडर तस्लीम करने के लिए तैयार है, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं। उसके बाद फवाद चौधरी जिन्होंने सुबह से शाम तक बहुत मेहनत की, यकीनी तौर पे उन्होंने पीटीआई के उस रेटरिक को लेके, उस मौक़िफ़ को, नैरेटिव को लेके सुबह शाम गला खुश्क हो गया उनका बोल बोल के प्रोग्रामों में, वो भी बाहर हैं। इसी तरह मैं नाम लेने लगूँ तो 20-25 नाम और निकल आएंगे। तो उनके बारे में फिर क्या स्पर्शन है कि वो टीम के वो रुकन बेकार हैं, नाअहल हैं या क्या है? जी, तो बीजे आप जरा ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मुराद सईद का जो नाम नंबर 1 पे आया है, इन्होंने क्या किया है, ऐसी क्या चीज़ की इसके बाद है मिनिस्ट्री कौन सी? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। 118 बिलियन डॉलर का, बिलियन रुपीस का स्कैम है, जिसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खत लिखा है। और दूसरा, मेरा लीडर जाएगी 200 अरब डॉलर लाएगी, 100 फलां के मुंह पे मारेगी, 100 फलां। ये है जी। आई थिंक ये जो अगर करते, ये जो सिंगल आउट किया है, तो जिस मिनिस्ट्री ने काम नहीं किया तो देन रिमूव देम, देन सैक देम। वो तो सर्टिफिकेट दिया, सैक कैसे करेंगे? जिन्होंने नहीं किया, बिकॉज आपने, मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू ही फील्स एज अ प्राइम मिनिस्टर कि इन लोगों ने बड़े अच्छे काम किए, गिव देम फुल क्रेडिट। जिन्होंने नहीं किए, देन दे शुड बी गोइंग एंड दे शुड बी गॉन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने कहा था वज़ीर आज़म ने कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर होगा। आपने मिनिस्ट्रियाँ भी चेंज की, आपने असद उमर का नाम लिया एज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु फेल्ड एज योर फाइनेंस मिनिस्टर, एंड देन लेटर ऑन ही वाज अगेन इंडक्टेड इन द कैबिनेट, एंड टुडे अगर इसमें उसने किया है, वेल डन। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि अगर आप इन पैरामीटर्स पे चल रहे हैं तो फिर आपने इन पैरामीटर्स को नीचे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स लेवल पे भी आपने लेके आना है। आपने पूरे पाकिस्तान में आपने फिर ये ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो है उसका भी तो मुहासबा होना चाहिए, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीपल, सो विद द मिनिस्टर्स एंड विद द वाइस वर्सा विद द प्राइम मिनिस्टर। यस, एब्सोल्युटली। सो हमें ये जो चीज़ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये अच्छा स्टेप है, ये प्रोग्रेसिव स्टेप है, प्रोडक्टिव एंड अ पॉजिटिव स्टेप। बट यहाँ जो आता है ना, ये बट कढ़ाई नहीं, बट यहाँ जो आता है वो है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। यहाँ क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि कल आपको पता है मुल्तान के अंदर शोर पड़ गया हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी क्यों नहीं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी काम किया। बिल्कुल शाह महमूद ने अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया। इसमें मेरा बात डिफरेंट है। बट से पहले एक बात बताऊँ, हुआ क्या। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो नाम लोगों के लिए जाते थे और नंबर बताए जाते थे, तो मैं बड़ा फील करता था भारत। फिर मेरे में भी हिम्मत हुई कि भाई मेरा भी नाम आना चाहिए उन लोगों में जिनके नंबर अच्छे हो, तो फिर मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। ये अच्छी बात है। ही इज़ बीन अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन। अच्छा, मेरा तो बिल्कुल बेसिक सा मासूमाना सवाल ये है, अगर ये आपके जो 10 रत्न हैं, दे आर बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टर्स, तो फिर मेरे मुल्क की ये बदहाली 3.5 साल में क्यों है? फिर अवाम खुश क्यों नहीं है? अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? आप हर वक्त ब्यूरो, एक सेकंड, इफ्तिखार साहब मुझे बात तो करने देना। करो ना, उस महंगाई के साथ कुव्वत खरीद में इजाफा, वो फवाद चौधरी ने कहा बेचारे ने, उसको नहीं दिया सर्टिफिकेट। जालसाजी के दावे हैं जी। बात ये है कि इस हुकूमत का जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो ब्यूरोक्रेसी है। इसलिए उनको आप उस ब्यूरोक्रेसी को एवरी डे चेंज करते हैं, एवरी डे उनको क्रिटिसाइज करते हैं, एवरी डे कहते हैं ये काम नहीं करने देते, तो फिर काम हुआ क्या है? एक दूसरी मुझे सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट चीज बताएं, होता क्या है कि एक लीडर के जुम्मे एक काम होता है कि उसका विजन होता है, सोच होती है, उसके बाद वो प्लानिंग करता है, टीम बनाता है। टीमें ने तो आपने 34 दफ़ा बदली हैं। अगर 34 दफ़ा टीमें बदलने के बाद आप फिर रिजल्ट खाक लेंगे जो आप अवार्ड तकसीम करते फिर रहे हैं। अवार्ड वही है इफ्तिखार साहब, सर्टिफिकेट वही होता है जिसको जमहूरियत में अवाम दें, प्राइम मिनिस्टर ना दे, जिसको प्राइम मिनिस्टर को देने कहने की जरूरत ना पड़े। आम को वो रिलीफ खुद फील हो। अवाम का क्या महंगाई का बोझ कम हो गया?
क्या आवाम को चीजें सस्ती मिलना अच्छा, शुरू हो मैं- गई मैं- हैं? मैं- क्या खत्म करने- हॉस्पिटल का मैं- निजाम मैं- खत्म हो मुझे- गया? मुझे- इंसाफ मिलना, एक मैं- सेकंड ना, इंसाफ मिलना शुरू हो नहीं, हुआ ना, गया? अब- क्या पटवार सिस्टम आपने बंद करके दोबारा शुरू किया? नहीं, क्या वो- दोबारा बंद अच्छा कर ये आप दिया? बट कढ़ाई जरा तो रोकें, हैरान ये हूं बट इस बात स्वीट सुनते पे हैं। कि सर्टिफिकेट ऐसे बन रहे हैं जैसे पाकिस्तान महंगाई में पहले अपना करप्शन खत्म हो गया, बुनियाद ये सर्टिफिकेट की बुनियाद ये नहीं थी। सर्टिफिकेट की बुनियाद का एक को क्राइटेरिया मुकर्रर किया होगा, वो हमने हमारे पास वो क्या होगा? क्राइटेरिया परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी- परफॉर्मेंस अवाम के जो फील हो वही अब होगी जब ना। इलेक्शन तो भाई 2023 में होगा, तुम पहले कैसे चलो परफॉर्मेंस? जी मैं वोट देता हूँ खान साहब के हक में। खान साहब दिल पे हाथ रखो और अगर कहो कि अवाम performance इतने है। हक में है तो बस फिर ठीक अच्छा है। वो देखें इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा ब्यूरोक्रेट्स डर गए थे नैब से, कितना मुश्किल है और खान साहब मैंने के कहा लिए और मैंने ना कहा चाहते हुए कुछ मैंने कहना। कहा, नैब से ना डरो। और मैंने कहा कि नैब वालों अब तुमने ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ डालना ही नहीं है। क्योंकि मैंने ठीक उनकी है। गर्दन पकड़ी हुई, इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, मैंने उनकी गर्दन पे हाथ इस तरह रखा है कि 1.5 साल हो गए मैंने ग्रेड 21 से 22 की प्रमोशन तक नहीं होने तो देनी, उन्होंने कहा कि जो साल में 2 दफा होती है। एक बात जो पीजे ने कही, मैं उसको आगे बढ़ा के ब्रेक पे जाता हूँ। पीजे ना सिर्फ कि जो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए उनको छुट्टी की है, बल्कि उन तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी की जाए और उनको एक ऐसे पोल में भेज दिया जाए जहाँ पे वो रिटायरमेंट तक बैठे रहें। सही बात मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जय गरी हमारे साथ रही। वेलकम बैक ख्वातिन। जी बात हो रही थी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी विद योर परमिशन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपने नैब की बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स पे नैब बिल्कुल कोई हाथ नहीं मारेगी। आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, क्योंकि ये सिलसिला बड़ी देर से चल रहा है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम नहीं कर रहे थे, इंक्लूडिंग मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, वो क्या नाम था जो चीफ मिनिस्टर सिंध के थे, नाम ले मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। नहीं जी, उनसे पहले जनरल मुशर्रफ के वक्त में अरबाब साहब, उनसे भी सवाल ये गुलाम रही, उन्होंने भी यही कहा था कि पी साहब मैं किस तरह काम करूं, मैं बाद में केसेस निपटते रहूं, यही ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। अगर आपने यहाँ ये स्टेप ले लिया है तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे आप दबा के केसेस करें, विक्टिमाइज ना करें, फिर नैब उनकी कमर से भी हटा दें आप। सिंपल इज दैट। आई एम बीइंग वेरी फेयर। आप उनको इस तरह ना फिर टॉर्मेंट, एंड आई टेल यू, ये अगर होगा कल बुखारी साहब आपके मतलब विच एंड नहीं होनी चाहिए, और आपकी इंटायर पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी इधर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नैब है वो इमरान खान के इशारों पे चल रही है? कौन? आपके कहने का तो मकसद ये है कि नैब को इंडिकेटर तो आया था ना, इंडिकेटर तो आया था कि जब ये एक चेयरमैन ऐसा को मना सब्जेक्ट किया है था। जिसके ऊपर कभी भी बात हो सकती है और बड़ी कम्प्रीहेंसिव बात होनी नहीं, चाहिए। इनके- खान साहब जो इमरान खान का मैंने इंटरव्यू है जो उन्होंने दिया चाइना के एक इंटेलेक्चुअल को, मेरे ख्याल से तो उसकी अगर तारीफ ना की जाए तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। हम सुबह से शाम तक लाठीचार्ज करते हैं उनके ऊपर, वो अपनी जगह है, लेकिन जो अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने की है वो इज इन टोटल लाइन विद द पीपल्स एस्पिरेशंस। जिस No doubt. तरीके से अमेरिका बिल्कुल ठीक दुश्मनी पाकिस्तान के हर फर्द के दिल में है, क्योंकि जितनी हमारी कॉजेज़ हैं उसके ऊपर अमेरिका ने हमें लेट डाउन किया है। वो तफसील तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे मजाल है जी एक लफ्ज़ बोल के दें। वो ये जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, जो कुछ हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी से क्रिमिनल साइलेंस। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जितना भी स्टांस लिया है, हवाले दिए हैं उन्होंने कहा एक से ज़्यादा दफ़ा मैं अफगानिस्तान में धोखा दिया इन्होंने, और जितनी बिट्रेल्स हैं उसकी बड़ी लंबी तफसील है। ये ब्रेक में बात कर रहे थे जावेद, तो जावेद आई विल लीव दैट टू यू, लेकिन इनके इस स्टेटमेंट की, इस पोजीशन लेने की तारीफ ना करना चाहती हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, पाकिस्तान ने हर मोड़ पे अमेरिका का साथ दिया है, चाहे चाइना के साथ दोस्ती में हो 1971 में, उस वक़्त पाकिस्तान ने रोल अदा करके उनको क्लोज़ किया, इंडिया अमेरिका को और चाइना को। फिर उसके बाद क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में रशिया के निकलने के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, किस तरह इन्होंने आंखें फेरी हमारे थे और हमारे पे उल्टा सैंक्शन लगाई, इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे। फिर उसके बाद जब इंडिया ने न्यूक्लियर धमाके किए हैं, बदकिस्मती क्या उनके धमाके कबूल हैं, इसराइल क्या न्यूक्लियर सिस्टम कबूल है, हमारे पे फिर अनदर सैंक्शन। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद तीसरी बात ह्यूमन राइट्स के हवाले से, पूरी दुनिया में आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाएं,
ह्यूमन राइट्स का मामला आ जाए तो तलवारें भी फौजकशी, निकल आती हैं, फौजकशी। फौजकशी भी शुरू हो जाती है। लेकिन जब फ़लस्तीन का मामला आता है, जब मामला कश्मीर का आता है, Very well उधर इंसानों को शहीद किया जा रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, रियासती जिंदा दहशतगर्दी है। रियासती तशद्दुद पे आवाज तक नहीं उठाई जाती। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में आप देखें द बिगेस्ट बिट्रेयल्स हैं 3 टाइम्स। नंबर 1, जब आपने विड्रा किया हमारे पे सैंक्शन लगाई, दूसरी दफा हुआ तो फिर हमारे पे, और आखिरी जब ये इधर से भागे हैं, पाकिस्तान को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मशवरा तक नहीं किया, ठीक है। मशवरा तक नहीं किया। ठीक है। और हम किस दोस्ती की बात करते हैं? हमने हमेशा अमेरिका का साथ निभाया, और इमरान खान ने जो बात की है ये बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी है। देखिए, नंबर 1, ये किसी ख्वाब में मत रहें आप। आपके जो अंडे हैं आपके एक बास्केट में नहीं जा सकते। आपने अंडे अपने हर बास्केट में रखने हैं। अमेरिका के बगैर आप नहीं चल सकते, जो मर्जी आप कर लें, नहीं चल सकते। एक दूसरा, आपने अपने ताल्लुकातों को ठीक करना है। आपने ये नहीं है कि आपका चीन दोस्त है, चीन का इंटरेस्ट है, दोस्त वोस्त कोई नहीं होता, सिर्फ याद हमने रखें। ठीक करना है। हमने करना है, हमने अपने घर को अच्छा, देखना है। उन्होंने नहीं ठीक करना। वो आपको कंट्रोल करते रहे हैं, यही तो सारे बात कर रहे हैं। वो आपको कंट्रोलिंग में रहे हैं, कंट्रोलिंग सिचुएशन में रहे हैं। आज आप, ये पहला वजीर आज़म है जिसने कहा है कि अब नहीं होगा, पहले करते रहे। आई विश पहले भी बोलते। ये प्रेशर नवाज शरीफ पे भी डाला था, ये प्रेशर जनरल मुशर्रफ पे भी डाला था, ये प्रेशर जरदारी पे भी डाला था, ये डालते हैं, लेकिन बोला कोई नहीं। इसने बोला Well said. एंड आई थिंक वी नीड टू बी स्टडिंग दिस पॉइंट वेरी सीरियसली। लेकिन आपके जो ये जो डिप्लोमेटिक बैग्स हैं, ये एक बैग में नहीं जाएगा। आपने हर जगह अपने इंटरेस्ट रखने। नहीं, इससे भी बेहतर ऑप्शन क्या है हमारे पास कि वी हैव खान साहब, आपकी खामोशी जो है ये बड़ी मिस्टीरियस है, जो आप खामोश हैं इसके ऊपर आपका तो कमेंट हमें मैं चाहिए। इतफाक करता हूँ, क्योंकि मैंने तो बिगनिंग में कहा कि वज़ीर आज़म इन्होंने का ये शुरू में कहा मौक़िफ़ है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल उन्होंने कहा शुरू में। और अमेरिका का जो रोल है वो अफसोसनाक है, वो हमें इस्तेमाल करता रहा और हमारे मुल्क को तबाह कर दिया गया। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, 1980 के बाद मेरा मुल्क हर लिहाज से आने वाले दिनों में बदतरीन सूरत सामना कर रहा है। बिल्कुल सही। अगर 1980 वाले मौके पर हम उस वक़्त रूस के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा ना बनते, ना क्लैशनाकोफ आता, ना ये जोग्राफिया और होता, ना ये जोग्राफिया इस खिते का ये होता, ना यहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें जन्म लेती, ना वो इस्तेमाल होती, क्लाशनकोफ कल्चर। और ना वो आज भी आपको ब्लैकमेल करती। ये 1980 से हुआ, सब कुछ तबाह हो गया हमारा। माफ़ कीजिएगा, बुरा लगे किसी को, अच्छा लगे, बिल्कुल आप कभी सोचिए 1980 के पहले का पाकिस्तान और 1980 के बाद का पाकिस्तान, इसके कोई भी पैरामीटर्स आप तय कर ले 10-1, तो आप हैरान रह जाएंगे कि 1980 से पहले का पाकिस्तान कितना खूबसूरत, अच्छा, तरक्की करता हुआ, लिबरल, ऑर्गेनाइज, ज़्यादा नेशनलिज्म रखने वाला पाकिस्तान है। और अगले 40 सालों में क्या हुआ वो आपके सामने। मुझे ब्रेक पर जाना है और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर। ख्वातीन साहब जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन साहब। हिंदुस्तान के बारे में हम मुसलसल इन प्रोग्रामों में आपको एक बात बताए जा रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुइज़्म अपनी इंतहा पर है और वो किसी भी चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं, वो किसी भी दूसरे मज़हब को कबूल नहीं कर रहा। अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ कि एक लड़की है, कर्नाटक की, बीकॉम की स्टूडेंट है, सड़क पे जा रही थी, उसको इन्होंने तंग करने की कोशिश की, तो उसने अपने बचाव के लिए नारा बुलंद किया। उस नारे की वजह से वहाँ पे एक नया मसला खड़ा हो गया। वो लड़की बुरके में थी और वो कहती है कि मैं खौफज़दा हुई तो मैंने ये नारे तकबीर बुलंद किया। अब ये नारे तकबीर वहाँ पे एक तहरीक की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और पीजे नाउ इसमें ये हो गया है कि शशि थरूर, वन ऑफ दी, मुझे बड़ा इम्प्रेसिव में लगता है जब वो बात करता है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में मजहबी लिबास पे कोई पाबंदी नहीं, सिखों पर पगड़ी पहन सकते हैं, मसीह अपने गले में शरीफ डाल सकते हैं, पेशानी पे तिलक लगा सकते हैं। ये क्या हो रहा है? आपने शशि थरूर का नाम लिया, ये हम तो इसको एक दिन सपोर्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल असेंबली।
मुझे बड़ी खुशी हुई है कि शशि ने इस तरह की बात की है और बड़ी कैटेगोरिक और कैटेगोरिकली इसने छुपा बात के बात की। नहीं की। हाँ, छुपा के इसने बात नहीं की। देखें, उस लड़की ने से जब पूछा गया बीबीसी ने, उसने कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने नहीं किया, ये आरएसएस के जो बाहर से आए थे ये उन्होंने किया। सो विच मीन्स कि आरएसएस अब ये गुंडों को कॉलेजेस के आगे और जो दूसरे यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एक अप्रोर क्रिएट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले आपको कह दिया है कि इंडिया के अंदर डिवीजन हो गई है, अब आप दो हिंदुस्तान हो गए। दो हिंदुस्तान हो गए। उसके साथ साथ अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो क्वाइट सबमिसिव कम्युनिटी थी इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड पॉलिटिक्स, अब ये बोलना शुरू हो गई है, which means tomorrow you'll have the Khalistan movement in a much more stronger way. The Dalits will come out. 26 separate movements. 26 separate movements. कि बीजे आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। मैं इसका एक एस्पेक्ट सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये कि हम सुबह से शाम तक बैठ के यहाँ सोशल मीडिया को कर्ज करते रहते हैं, लेकिन ये एक वाक़या जो हिंदुस्तान का है उसको एक रात में सोशल मीडिया ने आइकॉनिक पर्सनैलिटी बना दिया है। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को। और खान साहब ने आपको बताया कि हिंदुस्तान में तहरीक की शक्ल ये इख्तियार कर गई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान में भी हमारी जो NGOs हैं, हमारी जो वुमेन एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने भी इस इशू को खूब उठाया है। और औरत के हवाले से मेरे ख्याल से इसके हवाले से कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है। और अगर आप औरत का देखें तहफ़्फ़ुज़- स्क्रीन पे कि मुस्कान कैसे वो फेस कर रही है वाह, उस सारे आप मौत जुर्रत को। का मुजाहरा देखें। मैंने कहा ना कि आइकॉनिक पर्सनैलिटी बन गई है वो एक रात में। लोग अब मलाला को भूल गए, वो कहते हैं ये है इस्लाम की एक बेटी। लफ्ज जो जिहाद में यूज होता था, अल्लाह अकबर, आज यहाँ अल्लाह अकबर आ गया। देख लें आप। अच्छा, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस है, उस वक्त से इंडिया के अंदर एंटी Human rights की ऐसी मुस्लिम और तैसी हो गई। ह्यूमन राइट्स तहरीकें चलना शुरू हो गई हैं। एक बात याद रखें, आप मतलब उस्ताद हैं, तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जब किसी मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएं, नफ़रतें कौमों के अंदर, अपनी रियासतों के अंदर होना शुरू हो जाएं, तो फिर वो मुल्क ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया एक ऐसी लाइन अडॉप्ट कर गया है कि उस लाइन से अब दे कैन नॉट कम बैक, जिसका राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में खुला इजहार कर दिया है। और ये वो आइकॉनिक लीडर है, जैसे बुरहानुद्दीन वानी कश्मीर के थे, इसी तरह फ़लस्तीन की लैला खालिद, मतलब ये वो लोग हैं। इट्स एन एक्सीलेंट इक्वेशन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि तारीख आप याद करें, हमने कश्मीर पर जब भी इशू पे बात की है तो मैंने एक बात कही है कि हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि मुल्कों के मफादात और होते हैं, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए जो यूरोप और वेस्ट है उसको अवेयर करना चाहिए कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से, अगर उन्होंने वो आंखें बंद रखी तो फिर तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दो चीज़ें सारी दुनिया तक पहुंच दो चीज़ें आप ह्यूमन राइट्स की वहाँ बात करते हैं जहाँ आपके जो हुक्मरान हो वो भी ह्यूमंस हो। ये इनह्यूमन आदमी है, इसको कोई ह्यूमन राइट्स का नहीं है। और राहुल गांधी ने जो बात की है कि जो तुमने पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तुमने ये किया है, तुमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया। नहीं, उसने कहा हिंदुस्तान नहीं है ये, हम लोग रियासतें हैं। वैसे एक बात है, जब भारत का सेकुलरिज्म तो बिल्कुल खत्म फारग हो गया ना, दफन हो गया। मैं देखे ना, मुस्कान को पूछा गया कि उसने ये नारा क्यों बुलंद किया, वो उसने कहा कि ये मुझे तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे, मेरे पे हमलावर हो रहे थे, तो मुझे एक ही बात समझ आई कि मैं अल्लाह से मदद मांगूं। और उसने कहा अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो वहाँ पे एक पूरी की पूरी तहरीक ने जन्म ले लिया। और मुझे ये बताया कि तारा शफी साहब ने कि गालिबन जुम्मे के दिन में पाकिस्तान के अंदर भी भारत की बेटियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा। वो ऐसा भी हमारा तारीख बन गई, इंटरनेशनल तारीख बन गई। दूसरी बात जो है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, और आज से नहीं, जब से मैं इस स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, ये जो मोदी है, ही विल डिस्ट्रॉय द फेडरेशन ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, ही विल डिस्ट्रॉय। और इसकी बिगनिंग होगी जो पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, आप देखिएगा कि वहाँ पे किस किस्म के नतीजे आते हैं। बस इतना फ़र्क है अपनी और उनकी महफिल में, वहाँ चिराग यहाँ दिल जलाए जाते हैं। आपने कहा ये तबाह कर देगा हिंदुस्तान को, मैं कहता हूँ उसने तबाह कर दिया हिंदुस्तान। तबाही हो चुकी है। हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है।
हिजाब की पाबंदी के ख़िलाफ़ भारत की जो रियासतों में मजम्मत हो रही है, जिस तरह ताहिर अशरफी ने कहा, काश ताहिर अशरफी साहब ख़ुद भी उस रोज़ याद रखें कि जुम्मे को उन्होंने ये वादा किया है और बाहर निकल के आना है और हमें साथ देना है मुस्कान का। मुस्कान आज आवाज़ है हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान बेटियों की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया भर के मुसलमान उस बेटी की इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।